हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह तरह की कहानियां पढ़ ही चुके होंगे और अगर नहीं तो अभी दूसरे ही पलों में कोई दूसरी कहानी अपडेट हो रही होगी। वही ज्योति जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रिमांड पर लिया गया है। दरअसल ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब चलाने वाली ज्योति को पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIO के अधिकारियों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान के आरोप में रिमांड पर लिया गया है। पुलिस द्वारा कहा गया कि अभी तक सैन्य, रक्षा या राजनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन टीवी चैनल और यूट्यूब में काल्पनिक कहानियां जारी हैं। अब तरह तरह की कहानियां सुनते हुए हिसार पुलिस ने खुद प्रेस रिलीज कर मीडिया से निवेदन किया है कि वे भ्रामक खबरों से बचें। ये तथ्यहीन खबर न सिर्फ अनुसंधान को प्रभावित करती है, बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। जासूसी के मामले में मीडिया, सोशल मीडिया में चल रहे अफवाहों के बीच हिसार पुलिस ने विराम लगाने के लिए प्रेस रिलीज जारी किया है। हिसार पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया में चल रही भ्रामक खबरों से बचने की सलाह दी है और मीडिया से अनुरोध किया है कि ऐसी खबरें आधिकारिक पुष्टि के बाद ही चलाएं। विज्ञप्ति के अनुसार यह देखा जा रहा है कि अनुसंधान के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत सी तथ्यहीन खबरें भी चल रही हैं। तथ्यहीन खबर न सिर्फ अनुसंधान को प्रभावित करती है, बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। हिसार पुलिस ने लिखा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर फैली हुई कुछ अफवाहों का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि पूरे मामले की जांच हिसार पुलिस कर रही है। आरोपी हिसार पुलिस के हिरासत में है। कुछ एजेंसियां समय समय पर पूछताछ कर रही है। किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में हिसार पुलिस ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा से पुलिस ने एक लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हासिल किए हैं। कुरुक्षेत्र की हरकीरत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने अन्य जानकारी साझा करते हुए फेक खबरों के लिए भी लिखा। आरोपी की व्हाट्सएप चैट के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आरोपी की डायरी या सार्वजनिक किए जा रहे उसके पन्ने पुलिस के पास नहीं है। आरोपी की बैंक डिटेल्स हैं, लेकिन पैसों के लेन देन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आरोपी PIO से संपर्क में थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी आतंकवादी संगठन के संपर्क में थी। पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हासिल किए हैं उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। आरोपी की PIO से शादी या धर्म परिवर्तन का कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो रूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना PIOs, ये बिल्कुल कहते हैं खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके PIOs के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीजें पूछताछ चल रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जासूसी के नाम पर हो रही गिरफ्तारी के बीच एक और नाम की चर्चा है। वो है MBBS डॉक्टर से यूट्यूबर बने नवांकुर चौधरी की। इनकी भी कई खबरें मिलेंगी, जिसे लेकर नवांकुर ने खुद सफाई दी है। नवांकुर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान हाई कमीशन क्यों गया था। जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान विजिट करके आते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी उन्हें बुलाती है। मैं अकेला नहीं था, वहां लगभग 700-800 लोगों की गैदरिंग थी। उसमें भी 500 लोग इंडिया से थे। 5 से 60 दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स भी थे। मेरे साथ फोटो में एक सरदार जी भी दिख रहे हैं, वह भी यूट्यूबर थे। मैं कोई स्पेशल डिनर करने नहीं गया था, मुझे स्पेशल नहीं बुलाया गया था। पाकिस्तान हर साल हजारों लोग जाते हैं।
हिंदू और सिख जत्था जाता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान इनवाइट करता था। मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए हाईलाइट हो रहा हूँ। जिन जिन पर पुलिस को शक था उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझ पर शक नहीं था तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जितने भी यूट्यूबर लोग पाकिस्तान विजिट करके आते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी उनको बुलाती है। और सिर्फ मैं अकेला नहीं था भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पे आ रखे थे, बहुत सारे इंडिया से लोग आ रखे थे। लगभग 700-800 लोगों की गैदरिंग थी उस दिन, जिसमें से 500 लोग तो इंडिया के ही होंगे और 50-60-70 जो लोग बचे वो और देशों के डिप्लोमेट्स थे जो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो वो उनके फंक्शन में गए थे। और जो मेरे साथ जो सरदार जी की फोटो भी वायरल हो रही है वो भी एक यूट्यूबर है। तो एज ए यूट्यूबर उन्होंने बुलाया था, कोई मैं स्पेशल डिनर करने नहीं गया था वहां पे कि भाई मेरे को स्पेशल बुलाया था। 1000 लोग से भी ज्यादा वहां पे उस दिन मौजूद थे। तो भाई पाकिस्तान ना हर साल हजारों लोग जाते हैं, बल्कि लाखों भी हो सकते हैं। इतने सारे जत्थे जाते हैं, हिंदू जत्था जाता है, सिख जत्था जाता है। तो उन सब के ऑर्गेनाइजर्स को, उन लोगों को पाकिस्तान की हाई कमीशन इन्वाइट करती है इस इवेंट में। कि मैं अकेला नहीं था कि भाई सिर्फ मेरे को इन्वाइट करा था। मैं यूट्यूबर हूं इसलिए मैं हाईलाइट हो रहा हूं कि भाई मैं अकेला गया हूं, पर बहुत सारे लोग हर साल इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं। और जितने भी लोग जत्थे में जाते हैं, इंडिविजुअल जाते हैं, फैमिली मीट्स के लिए जाते हैं, उन सब की रजिस्टर्ड ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है। उन सब के बारे में सब कुछ पता होता है। और जिन जिन लोगों पे शक था ना भाई, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरे पे शक नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। असल में नया दिखाने और ब्रेकिंग की अंधी दौड़ ने पत्रकारिता के पेशे में काल्पनिक कहानियों की बाढ़ सी ला दी है। जिनकी काल्पनिक कहानियों की दौड़ जितनी है वह उतनी कहानियां गढ़ रहा है। हाल ही में किया गया एक अध्ययन बताता है कि भारतीयों में असली और नकली जानकारी के बीच अंतर करने की क्षमता सबसे कमजोर है। इसमें कहा गया है कि भारतीयों में डिफॉल्ट रूप से समाचार को सच मानने की अधिक संभावना है। पेरिस स्थित मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोसिस ग्रुप के अध्ययन पर आधारित एक रिपोर्ट पिछले महीने प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि लोगों की असली खबरों को नकली खबरों से अलग करने की क्षमता किस तरह से प्रभावित होती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में 8,800 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय लोग फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अध्ययन में शामिल 8,800 प्रतिभागियों को कुछ असली और नकली हेडलाइन दिखाई गई। असली हेडलाइनें विश्वसनीय समाचार आउटलेट से थी, जबकि नकली हेडलाइनें फैक्ट चेकिंग साइटों से थी। शीर्षकों को सामान्य सोशल मीडिया पोस्ट की तरह बनाया गया था, जिसमें कोई स्रोत, नाम, कोई लाइक और कोई टिप्पणी नहीं थी। ऐसा प्रतिभागियों को शीर्षकों के आधार पर समाचार की सत्यता का अंदाजा लगाने के लिए किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल परिदृश्य के विकास के कारण गलत सूचना का पैमाना और जटिलता तेजी से बढ़ी है। उपयोगकर्ता की सहभागिता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम अनजाने में सनसनीखेज या विभाजनकारी सामग्री को बढ़ा सकते हैं, अगर उनका डिजाइन वायरलिटी को प्राथमिकता देता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीयों में सुर्खियों पर यकीन करने की संभावना ज्यादा होती है, खासतौर पर अगर वे सकारात्मक भावनाओं को जगाती है, लेकिन वे नकारात्मक लोगों के प्रति कम संदेह दिखाते हैं। इसमें कहा गया है कि निर्णय पर यह भावनात्मक प्रभाव भारत में लोगों को भावनात्मक रूप से आवेशित गलत सूचनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब भारतीयों को असली खबरें दी जाती हैं तो वे इसे सच के रूप में पहचान लेते हैं। इससे पता चलता है कि गलत सूचनाओं से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों में सच्चाई को पहचानने की एक मजबूत आधारभूत क्षमता है। अध्ययन में पाया गया कि भारतीयों में असली खबरों को पहचानने की सटीकता अन्य देशों के बराबर भी है। हाल ही में भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के बीच सरकार की ही PIB फैक्ट चेक सहित अन्य निजी वेबसाइट जैसे फैक्ट्स बूम ने लगातार फर्जी खबरों के तथ्य जांचते हुए सच बताया। कई चैनलों ने माफी मांगी, लेकिन भारत में फर्जी खबरें व गलत कवरेज की कोई सीमा तो नहीं है। याद करिए, बॉलीवुड अभिनेता रहे सुशांत सिंह सुसाइड केस में भी यही देखने को मिला था। बीते दिनों इस मामले में रिया चक्रवर्ती को CBI ने सुशांत के केस की क्लोजर रिपोर्ट जारी करते हुए क्लीन चिट दिया, जिसके बाद जी न्यूज के मेंटर सुभाष चंद्रा ने माफी भी मांगी थी। जी के फाउंडर सुभाष चंद्र ऑफिशियल X प्लेटफॉर्म पर लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मुझे लगता है कि ये सबूतों की कमी के आधार पर है। अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई केस नहीं बनता है।
पीछे पलटकर देखने पर लगता है कि जी न्यूज के एडिटर्स और रिपोर्टर्स यानी तब के समय के नेतृत्व में मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। लोगों ने भी जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज का मेंटर होने के नाते मैंने उन्हें सलाह दी है कि साहस जुटाएं और माफी मांगे। मैं रिया चक्रवर्ती से माफी मांगता हूं, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं एक मुख रुद्राक्ष की तरह हूं, बाहर और अंदर एक समान। सच को सच कहो। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही खबरों को लेकर हिसार पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो यह बताता है कि देश में मीडिया की कवरेज या झूठी खबरों को लेकर प्रेस इंडेक्स में भारत की स्थिति देखने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में मीडिया किसी भी मामले में कथित आरोपी को खुद ही जजमेंट पास कर आरोप सिद्ध करने की सारी कवायद कर डालती है। और फिर जैसा कि हमने हालिया अध्ययन का जिक्र किया कि कैसे भारतीयों में असली और नकली जानकारी के बीच अंतर करने की सबसे कमजोर क्षमता है और हम इस कल्पना लोक वाली मीडिया को सच मान बैठते हैं। जैसे ज्योति मल्होत्रा के मामले में बिना किसी तथ्य के नई नई कहानियां गढ़ी जा रही है, ऐसे ही रिया चक्रवर्ती को भी किसी भी जांच या आरोप तय होने या मुकदमा चलाए जाने से बहुत ही पहले मीडिया द्वारा उन्हें दोषी घोषित कर दिया गया। उनके मामले को लेकर मीडिया का उन्माद इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे आरोपी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के सार्वजनिक रूप से जलील किया जाता है। दरअसल भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता है जो अभियुक्तों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करे। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में सख्त नियम हैं जो पुलिस को औपचारिक आरोपों से पहले अभियुक्तों की पहचान उजागर करने से रोकते हैं। भारत को भी इसी तरह के नियमों को अपनाना चाहिए। पुलिस सुधार आवश्यक है और अभियुक्तों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आंतरिक दिशा निर्देशों में अभियुक्तों की सार्वजनिक परेड पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही उल्लंघन करने वालों के लिए दंड भी होना चाहिए। जवाबदेही तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को भी दंड भुगतना पड़ा। इसी तरह अदालतों को भी ऐसे मामलों में गैंग ऑर्डर यानी जिसे गैंगिंग ऑर्डर या सप्रेशन ऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, वह भी जारी करना चाहिए। यह एक आदेश है, आमतौर पर अदालत या सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक कानूनी आदेश, जो किसी सूचना या टिप्पणी को सार्वजनिक करने या किसी अनाधिकृत तीसरे पक्ष को दिए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन भारत में अभियुक्तों की निजता और गरिमा की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे का अभाव है। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC और अदालती दिशा निर्देश कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उनका नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है। CRPC की धारा 303 अभियुक्त को कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार की गारंटी देती है, जबकि अनुच्छेद 20(3) आत्मदोषी ठहराए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जब जनता की राय न्याय के मार्ग को निर्धारित करती है तो ये अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। जैसे सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम सेबी 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण मीडिया कवरेज से होने वाले नुकसान को स्वीकार किया। इसने संवेदनशील मामलों में प्रकाशन स्थगित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। हालांकि इन दिशा निर्देशों का मीडिया की जातियों को रोकने में बहुत कम प्रभाव पड़ा। अदालतें हाई प्रोफाइल मामलों में गैग ऑर्डर जारी करती है, लेकिन वे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के आरोपों के डर से बहुत कम मामलों में ऐसा करती है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 में गिरफ्तार व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। हमारे देश में मीडिया का यह दौर अब उन्मादी रिपोर्टिंग का हिस्सा बन चुका है। आरोप और तथ्यों के बिना ही किसी को दोषी ठहरा देना अब आम हो चुका है। इस तरह की कवरेज के चलते न केवल समाज का विश्वास टूटता है, बल्कि आरोपियों की निजता और गरिमा का भी उल्लंघन होता है। मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी की सत्यता की भी जांच करना है, जिसमें कम से कम आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असफल साबित हुआ है। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।